हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विजय श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बलगतिकी। इस चैप्टर में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रासायनिक बलगतिकी होती क्या है, यानी इसमें हम केमिस्ट्री से संबंधित किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, और फिर ये जानेंगे कि वो सारे टॉपिक्स जो आपको पढ़ने हैं वो 1 बाय 1 देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग, जो होता है वो केमिकल काइनेटिक्स। इसमें ये जो टर्म आया केमिकल काइनेटिक्स, इसमें ये जो काइनेटिक्स है ये ग्रीक वर्ड काइनेसिस से आया हुआ है। काइनेसिस का मतलब है मूवमेंट यानी परिवर्तन। वैसे भी केमिस्ट्री जो है वो बाय नेचर मूवमेंट से संबंधित यानी चेंज से संबंधित है, परिवर्तन से संबंधित है। परिवर्तन में होता क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन से देखते हैं। यहां दिखा रहे हैं आपको, कोई सब्सटेंस है और यह सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंसेस में चेंज हो जाता है। एक से अधिक सब्सटेंस भी हो सकते हैं जो दूसरे में चेंज हो जाते हैं। तो आपको पता है कि हर सब्सटेंस की कुछ निश्चित अभिलाक्षणिक गुण होते हैं, या हम कह सकते हैं कि उनमें वेल डिफाइंड प्रॉपर्टीज होती हैं जिनकी सहायता से हम उसको पहचानते हैं। और परिवर्तन के फलस्वरूप जब दूसरा पदार्थ बनता है तो उसकी भी कुछ वेल डिफाइंड प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसको हम कह सकते हैं डिफरेंट वेल डिफाइंड प्रॉपर्टीज, यानी कि जिस पदार्थ में परिवर्तन हुआ उस पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण और जिसमें वह पदार्थ बदला उसके अभिलाक्षणिक गुण दोनों अलग अलग हैं। तो ये परिवर्तन जो हो रहा है वह किसी न किसी तरीके से होगा, किसी न किसी माध्यम से होगा, किसी न किसी प्रक्रिया से होगा, या किसी न किसी प्रोसेस से होगा। इसी प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस हो रहा है जिसके द्वारा ये सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में बदल रहा है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। यानी रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रम है जिसके द्वारा कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदलता है। अब किसी केमिस्ट के लिए ये जानना आवश्यक है कि किसी केमिकल रिएक्शन में क्या क्या आवश्यक बातें हैं। यानी कोई केमिकल रिएक्शन होता है अगर, तो उसके होने के बारे में हमको क्या क्या चीजें जाननी चाहिए। तो हम जानते हैं कि ये जो केमिकल रिएक्शन है, अगर हमको ये पता करना है कि कोई केमिकल रिएक्शन होगा या नहीं होगा, या होगा तो कितना होगा, इसका पता लगाने के लिए हमको 3 चीजें जाननी जरूरी है। सबसे पहली चीज जानना है यही कि फिजिबिलिटी। हम चाहते हैं कि एक सब्सटेंस दूसरे में बदले, तो उसके लिए हमको फिजिबिलिटी जाननी होगी, यानी संभावना। वह पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदल सकता है या नहीं बदल सकता है। तो फिजिबिलिटी हम जानेंगे कैसे। फिजिबिलिटी जानने का जो पैरामीटर है वो है थर्मोडायनेमिक्स। यानी ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी की सहायता से हम ये जान सकते हैं
कि कोई प्रोसेस या कोई रिएक्शन होगा या नहीं होगा। कैसे जानेंगे? हम इस तरह जानेंगे कि इस रिएक्शन के लिए हम डेल्टा जी का मान निकालेंगे। डेल्टा जी का मतलब है मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, इसका मान निकालेंगे। और यदि इसका मान 0 से कम आता है, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर, तो ये रिएक्शन होगा। यानी किसी रिएक्शन के होने के लिए यह आवश्यक है कि इसके लिए डेल्टा जी का मान निगेटिव हो। यानी हमको पहली आवश्यकता जो पड़ी वो है किसी रिएक्शन के होने की, एक सब्सटेंस दूसरे में बदलेगा या नहीं बदलेगा। तो ये पता करने के लिए हम थर्मोडायनेमिक्स की सहायता लेंगे और थर्मोडायनेमिक्स की सहायता से पता करेंगे कि इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी का मान 0 से कम हो रहा है या नहीं। अगर इसका मान 0 से कम होगा तो ये रिएक्शन होगा। ये पहली रिक्वायरमेंट है फिजिबिलिटी। दूसरी रिक्वायरमेंट है इसकी एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब है कि यह रिएक्शन किस सीमा तक होगा, किस हद तक ये रिएक्शन हो सकता है। ये हम कैसे पता करेंगे कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में किस हद तक बदल सकता है, कितने % बदलेगा। ये पता चलेगा हमको केमिकल इक्विलिब्रियम से। रासायनिक साम्यावस्था से पता चलेगा कि किस हद तक कोई रिएक्शन होगा या नहीं होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, ये पता चलेगा। और तीसरी चीज है स्पीड ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की गति। ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा टाइम से, समय से। कितने समय में ये परिवर्तन केमिकल इक्विलिब्रियम की अवस्था में पहुंच जाता है। तो ये 3 बातें हैं। पहला फिजिबिलिटी की रिएक्शन जो हम कंसीडर कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं, वो रिएक्शन होगा या नहीं होगा, वो हम थर्मोडायनेमिक्स की सहायता से पता करेंगे। और इसी कंडीशन क्या है कि इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 0 से कम होनी चाहिए या डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए। दूसरी चीज है एक्सटेंट, किस सीमा तक ये रिएक्शन होगा, ये हम पता करेंगे रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कंडीशन से। इक्विलिब्रियम कंडीशन जो होती है वो कितनी जल्दी जो होती है वो पहुंचती है। उसके बाद से स्पीड ऑफ रिएक्शन, ये टाइम, यानी इक्विलिब्रियम हमको कितने समय में प्राप्त हो गई। इतनी चीजों के अलावा कुछ और भी चीजें हमको जाननी जरूरी हैं रिएक्शन के संबंध में। वो क्या है वो आपको बताएं। इसमें पहली चीज है रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग। तो हमको जानना है इसमें पहली चीज इसमें क्या जाननी होगी, अब रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया के वेग के बारे में जानना होगा। और दूसरा जानना होगा वो कारक यानी जो फैक्टर्स जो अभिक्रिया के वेग को कंट्रोल करते हैं या नियंत्रित करते हैं या उसको प्रभावित करते हैं। फैक्टर्स कंट्रोलिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो इतनी प्रॉब्लम्स हो गई हमारे सामने, इतनी चीजों का जानना जरूरी है। यानी कोई रिएक्शन होगा या नहीं होगा, होगा तो कितना होगा, इसमें इतनी सारी चीजें आती हैं। हमको जानना पड़ता है फिजिबिलिटी क्या है रिएक्शन की, एक्सटेंट यानी कि किस हद तक रिएक्शन होगा, कितनी तेजी से इक्विलिब्रियम अचीव होगी, रिएक्शन की रेट क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं उसको,
और कैसे रिएक्शन होता, उसकी मैकेनिज्म क्या है, इन सारे प्रश्नों का उत्तर केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में मिलता है, केमिस्ट्री की जो ब्रांच इन सारे प्रश्नों का उत्तर देती है उसे हम कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। यानी हम इसको कह सकते हैं इस तरह से कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी अभिक्रिया के वेग, उसको प्रभावित करने वाले कारक, उसकी आणविकता, कोटि तथा उसकी क्रियाविधि और उससे संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। ए ब्रांच दैट डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स कंट्रोलिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर and molecularity of the reaction and the mechanism of the reaction as well as the principles related to it is called chemical kinetics। तो ये हम लोगों ने देखा कि रासायनिक बलगतिकी होती क्या है। अब हम देखेंगे कि जो रिएक्शंस हैं वो कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में हम जानेंगे। यानी हम जान रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ये हम देख रहे हैं इसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो हर क्लासिफिकेशन की कोई न कोई बेसिस होती है। हम रासायनिक अभिक्रियाओं के विभिन्न प्रकार के बारे में जानेंगे तो इसका आधार है स्पीड ऑफ रिएक्शन। रेट के आधार पर या स्पीड के आधार पर या गति के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो तीन तरह की होती हैं। सबसे पहला इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस, या इन्हीं को कहते हैं हम आयनिक रिएक्शंस। यानी कहते हैं इनको तात्क्षणिक या आयनिक अभिक्रियाएं। तात्क्षणिक या आयनिक अभिक्रिया। दूसरा है मॉडरेट रिएक्शंस, मॉडरेट रिएक्शंस। या कह सकते हैं इनको मंद अभिक्रियाएं। और तीसरा है एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस, यानी अति मंद अभिक्रियाएं। तो स्पीड के आधार पर ये तीन तरह के रिएक्शंस हुए। पहला इंस्टेंटेनियस रिएक्शन या आयनिक अभिक्रियाएं, दूसरा मॉडरेट रिएक्शंस यानी मंद अभिक्रियाएं, और तीसरा एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस यानी अति मंद अभिक्रियाएं। तो हम वन बाय वन जानेंगे कि ये होते क्या है स्पीड के आधार पर। तो सबसे पहला हम देख रहे हैं इसमें इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस। इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस का मतलब है ऐसी अभिक्रियाएं जो इतनी तेजी से होती हैं कि इनके पूरा होने में लगे समय का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है। यानी
जो पलक झपकते हो जाए, तुरंत कंप्लीट हो जाती हैं, वो कहलाती हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस या आयनिक रिएक्शंस। ऐसा क्यों होता है, क्यों ये अभिक्रियाएं तुरंत पूरी हो जाती हैं? तो आपको बताएं कि इन अभिक्रियाओं में जो रिएक्टेंट्स भाग लेते हैं उनमें कोई बांड ब्रेकिंग नहीं होती है, कोई बांड नहीं ब्रेक होता है, और जो प्रोडक्ट बनते हैं उनमें भी कोई बांड फॉर्मेशन नहीं होता है। बांड ब्रेकिंग होगी, बांड फॉर्मेशन होगा तो उसमें समय लगेगा, और समय लगेगा तो स्पीड कम हो जाएगी। तो ये पहले तरह के रिएक्शंस हो गए जिनको कह रहे हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस या आयनिक रिएक्शंस, या हिंदी में कहें तात्क्षणिक अभिक्रियाएं या आयनिक अभिक्रियाएं। तो जैसे एक एग्जाम्पल हम इसमें देख सकते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस के लिए, जैसे सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है एक्वस सॉल्यूशन, और इसमें हम बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन मिलाएं। सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, उसमें बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन मिलाएं तो बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट सफेद अवक्षेप तुरंत प्राप्त होता है और ये सोडियम क्लोराइड बनता है। ज्यों ही सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन में बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन मिलाएंगे तुरंत ये प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, हमको अनुमान नहीं लगेगा कि कब रिएक्शन कंप्लीट हो गया, इसलिए कि सोडियम सल्फेट भी आयंस के फॉर्म में होता है, Na+ आयंस होते हैं, इसमें सल्फेट आयंस होते हैं, इसमें बेरियम आयन होते हैं और क्लोराइड आयन होते हैं जो एक्वस मीडियम में अलग अलग घूमते रहते हैं। जो ही ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आए बेरियम आयन सल्फेट आयन से मिलकर के बेरियम सल्फेट बना देते हैं, तुरंत इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट व्हाइट कलर बन जाता है। ये बताया कि इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस क्या होती है। अब हमने दूसरा लिखा है मॉडरेट रिएक्शंस या मंद अभिक्रियाएं, इनको हम एक और नाम भी दे सकते हैं। मॉडरेट रिएक्शंस को कह सकते हैं हम मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। मॉलिक्यूलर रिएक्शंस या हिंदी में कह सकते हैं इनको आणविक अभिक्रियाएं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो मेजरेबल टाइम में होती हैं, जिनके होने में समय हम मेजर कर सकते हैं, समय का मापन कर सकते हैं, वो कहलाती हैं मॉडरेट रिएक्शंस या मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। होता क्या है, इनमें समय क्यों ज्यादा लगता है? तो ये इसका कारण यह है कि इन अभिक्रियाओं में मॉलिक्यूल्स भाग लेते हैं, अणु भाग लेते हैं, और आपको पता है कि अणुओं में जो एटम्स होते हैं उनके बीच बांड बने होते हैं। तो बांड ब्रेकिंग होगी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में, और फिर उसके बाद से रीअरेंजमेंट होगा एटम्स का या स्पीसीज का पार्ट्स का। फिर जब प्रोडक्ट बनेगा तो नए बांड का फॉर्मेशन होगा, यानी बांड ब्रेकिंग होगी, बंध टूटेंगे और नए बंधों का निर्माण होगा। इस प्रक्रिया में समय लगेगा, इसलिए रिएक्शंस जो होती हैं वो थोड़ी स्लो होती हैं। इनको कह रहे हैं हम मंद अभिक्रिया या आणविक अभिक्रियाएं। ये क्रियाएं ही केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी की जाती हैं, यानी इस चैप्टर में हम इसी तरह की अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। तीसरे तरह का रिएक्शन जो हम लोग देख रहे थे वो था एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस या अति मंद अभिक्रियाएं। अति मंद अभिक्रियाओं का मतलब है ऐसी अभिक्रियाएं जिनके होने में बहुत अधिक समय लगता है या जिनके पूर्ण होने के समय का मापन नहीं किया जा सकता, वो अति मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एक उदाहरण से इसको समझ सकते हैं, जैसे कह सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन।
यानी लोहे पर जंग का लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये एक एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन है। ये रिएक्शन जो होगा, मतलब ये अगर आयरन है, आयरन के कांटेक्ट में एयर आई और मॉइस्चर यानी नमी, तो इन दोनों के संपर्क में आने पर आयरन पर रस्ट का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनता है जो रस्ट कहलाता है। तो इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा समय लगता है, इसलिए ये एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस हैं। तो हम लोगों ने इस तरह से देखा कि स्पीड के आधार पर जो रासायनिक क्रियाएं हैं वो 3 तरह की होती हैं। पहला हम लोगों ने देखा इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस, दूसरा देखा मॉडरेट रिएक्शंस या मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, और तीसरा देखा एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्या होता है। अब आगे हमको जानना है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट में भी हमको जानना होगा एवरेज रेट क्या होती है, औसत वेग क्या होता है, फिर तात्क्षणिक वेग या इंस्टेंटेनियस रेट, और उसके बाद जानना होगा कि रेट को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स क्या क्या हैं, ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी क्या क्या है। इन सारी चीज़ों का डिटेल अध्ययन हम आगे आने वाले वीडियो में करेंगे। थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन है क्या, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी अकाउंट, जिसके बारे में डिटेल बात करेंगे हम अगले लेक्चर में। तो आप देख सकते हैं जैसे रेट ऑफ रिएक्शन में केवल हिंट किया जा रहा है यहाँ पर कि व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, अब क्रिया की दर, या इसी को कहते हैं रेट कह लेते हैं, या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन कहें, यानी कह सकते हैं अभिक्रिया का वेग सिंपली है क्या। एक रिएक्शन से थोड़ा हिंट बस कर ले रहे हैं अभी, बाकी डिटेल्स में हम देखेंगे। ये रिएक्शन लिखा जिसमें R जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। अब किसी रिएक्शन की रेट को डिफाइन करना हो तो बताएंगे सीधी सी बात कि इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग कहलाता है। इसे सिंपल वे में इसको डिफाइन कर सकते हैं, यानी एकांक समय में, यूनिट टाइम में पदार्थ की सांद्रता में जो परिवर्तन होगा वही अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग कहलाएगा। तो इस वीडियो लेक्चर में फिलहाल इतना ही, बाकी के लिए हम अगले लेक्चर में देखेंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।